दोस्तों दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है हम आप सबको बीएड से संबंधित वीडियो लेकर आते हैं। और जो आज है बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास है। यहाँ देखिए लिखा है बीएड फर्स्ट ईयर क्लास आपकी 7th है। और 7th के सब्जेक्ट के दोस्तों पहले सब्जेक्ट के पहले यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट की बात की जाए तो ये फर्स्ट यूनिट है। और सब्जेक्ट की बात करें तो दोस्तों ये है अधिगमकर्ता के रूप में विकास यानी ग्रोइंग अप एज ए लर्निंग। यानी इसका कोड की बात करें तो आता है E103 यानी थर्ड पेपर होता है बीएड फर्स्ट ईयर में। और टॉपिक की बात करें तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है बैकवर्ड चाइल्ड यानी पिछड़े बालक। पिछली वीडियो में हम आपको प्रतिभाशाली यानी गिफ्टेड चाइल्ड के बारे में बता चुके हैं। तो दोस्तों आज जो क्वेश्चन आंसर टाइप है आपका जो इस वीडियो में है आपकी वो आपकी दोस्तों ये बैकवर्ड चाइल्ड के ऊपर वीडियो है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि बैकवर्ड चाइल्ड यानी पिछड़े बालक किन्हें कहते हैं या इनकी क्या परिभाषा है, इनकी क्या विशेषता, क्या समस्या होती है, सब पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बने रहें वीडियो में, चलते हैं आगे। तो दोस्तों क्वेश्चन इस तरह से शुरू हो जाते हैं हमारे बीएड फर्स्ट ईयर में। जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि पिछड़े बालक कौन से होते हैं, उनकी विशेषता तथा समस्या बताइए, इस तरह से आ सकता है। या पिछड़े बालकों से क्या अभिप्राय है, इनका उपचार किस प्रकार किया जा सकता है ये बताइए। या कुछ इस तरह से भी आ सकता है दोस्तों क्वेश्चन बन करके कि पिछड़े बालकों की समस्याओं तथा दोषों को बताइए। तो कुल मिला के दोस्तों टॉपिक है आपका पिछड़े बालकों से। तो पिछड़े बालकों से आज से समझ लेते हैं पहले और उसके बाद उसकी परिभाषा समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ शुरू हो जाता है दोस्तों पिछड़े बालकों से आज से। तो यहाँ लिखा है जैसा पिछड़े बालक, जिसे इंग्लिश में कहें तो बैकवर्ड चाइल्ड कहते हैं। तो जैसे दोस्तों आप नाम से तो ज्ञात होगा, लेकिन आखिर में पिछड़े बालक कहते कि ना उस पर हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सरल भाषा में इसकी चर्चा करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है कि जब हम किसी विद्यालय शिक्षण संस्थान का निरीक्षण करते हैं तो पाते हैं कि उनमें सबसे अधिक बच्चे जो होते हैं वो सामान्य बुद्धि लब्धि के होते हैं। यदि हम किसी भी स्कूल में आप निरीक्षण करने के जांच करने के लिए पहुंच जाएं तो हम सबसे ज़्यादा देखते हैं कि सामान्य बच्चे ही उसमें कक्षा में अधिक होते हैं। इसके बाद क्या के होते हैं जो औसत बच्चे भी कहलाते हैं। सामान्य बच्चों को ही औसत बच्चे भी कहते हैं। लेकिन इनमें यदि गहनतापूर्ण निरीक्षण किया जाए, यानी अगर हम उस जांच को ठीक से और थोड़ी गहनतापूर्वक करें तो हमें कुछ और ही पता चलता है कि इस कक्षा में सभी के सभी बालक सामान्य या औसत न होकर के कुछ तो होते हैं। इनमें से कुछ बच्चे औसत बच्चों से अधिक बुद्धि लब्धि वाले तथा कुछ बच्चे औसत बच्चों से कम बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। तो दोस्तों जो अधिक बुद्धि लब्धि वाले बालक होते हैं वो कहलाते हैं आपके प्रतिभाशाली बालक। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है इनके बारे में, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्ले लिस्ट का, आप जाकर देख सकते हो। और जो दोस्तों सामान्य बुद्धि से कम बुद्धि लब्धि वाले होते हैं, सामान्य बुद्धि लब्धि वालों से उन्हें कहते हैं हम पिछड़े बालक। किन्हें कहते हैं पिछड़े बालक। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। यदि बात करें तो जैसे कि ये देखिए दोस्तों, एक ये बालक है, ये सामान्य बुद्धि लब्धि रखता है। और यदि इससे आगे अधिक बुद्धि लब्धि ये वाला बालक रखेगा तो ये कहलाएगा प्रतिभाशाली। और यदि इससे कम बुद्धि लब्धि रखेगा तो ये कहलाएगा पिछड़ा बालक। तो तीनों आप समझ में आ गए होंगे दोस्तों। ये आपका सामान्य बालक, ये प्रतिभाशाली, ये आपका प्रतिभाशाली बालक और ये आपका पिछड़ा बालक। तो जो हमारा कम जानकारी रखता है या ऐसे कहें जिनकी बुद्धि लब्धि कम होती है तो उसे कहते हैं पिछड़ा बालक। इनके बारे में कुछ जो मनोवैज्ञानिक विद्वान हैं उन्होंने अपनी अपनी कुछ परिभाषाएं दी हैं। यहाँ पर लिखा भी है किसने किस प्रकार की परिभाषा दी गई है पिछड़े बालकों की कुछ मुख्य परिभाषाएं। तो सबसे पहले हम बात करें तो जो महोदय हैं हमारे मनोवैज्ञानिक सिरिल बर्ट ने अपने शब्दों में कहा कि पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में ही अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा के नीचे का है करने में असमर्थ रहता है, उन्हें पिछड़े बालक कहते हैं। दोस्तों साधारण भाषा में समझें तो दोस्तों मान के चलो कोई बच्चा आपका कक्षा 6 का बच्चा है और यदि वो कक्षा 6 में पढ़ते पढ़ते उसे आधा वर्ष बीत गया, यानी आधी पाठ्यक्रम उसकी कक्षा में पूर्ण हो गया, लेकिन वो 1 साल कम की बात करें जो कक्षा 5 का बच्चा है, जो कक्षा 5 का है, तो इसका जो पाठ्यक्रम है यदि उसे भी ना कर पाए, इस कक्षा 5 वाले बच्चे के पाठ्यक्रम को भी ना कर पाए तो ऐसे बच्चे कहलाते हैं पिछड़े बालक। और यदि कक्षा 6 का से आगे का कक्षा 7 की यदि बात करें, इनका कुछ कार्य कर ले तो ऐसे कहते हैं प्रतिभाशाली बालक। और कक्षा 6 का सामान्य रूप से काम करें तो ये कहलाएंगे औसत बालक या सामान्य बालक। तो दोस्तों समझ गए होंगे कि
आप इस परिभाषा में किस तरह से समझाया गया है। यानी जो अपने से 1 वर्ष छोटे जो बच्चे होते हैं, कक्षा के जो बच्चे होते हैं, उनका भी पाठ्यक्रम या उनका भी होमवर्क या उनका भी कार्य ना कर पाए तो ऐसे बच्चे कहलाते हैं पिछड़े बालक। ये तो कही थी दोस्तों किसने, सिरिल बर्ट ने। इसके बाद नेक्स्ट परिभाषा ले लेते हैं दोस्तों। ये जो परिभाषा है ये है सोनल के अनुसार। सोनल महोदय ने कहा कि पिछड़ा बालक वह है जो अपनी आयु में अन्य बालकों की तुलना में अत्यधिक शैक्षणिक दुर्बलता का मतलब यानी वो कम ही उसको ज्ञान हो, उसको यानी पढ़ाई लिखाई का कार्य कम कर पाए। किनसे, जो उसके हम उम्र के हैं या हम क्लास में हैं उनसे भी जो कम कार्य कर पाता है। जो एक नॉर्मल क्लास में पाठ्यक्रम दिया जाता है उसे भी नहीं कर पाता, उससे कम ही कर पाता है, तो उसे कहते हैं का परिचय देता है, तो उसे कहेंगे हम पिछड़ा बालक। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट परिभाषा थी आपकी बर्टन हॉल के अनुसार इन्होंने क्या कहा था कि सामान्यतः पिछड़ेपन का प्रयोग उन बालकों के लिए होता है। इन्होंने पिछड़ेपन का प्रयोग बताया किन बालकों का, जिनकी शैक्षिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यताओं के स्तर से कम होती है। यानी एक जो स्वाभाविक स्तर होता है, यानी यदि 12 साल का बच्चा है तो 12 साल का जो बच्चा है उससे किस तरह का पाठ्यक्रम होना चाहिए और वह इस पाठ्यक्रम को कितनी आसानी से पूर्ण कर लेगा। यदि आसानी से पूर्ण नहीं कर पाता तो वो कहलाता है पिछड़ा बालक। तो वो पिछड़ा बालक कहलाता है दोस्तों। इसके बाद आगे दोस्तों देखते हैं, ये परिभाषा भी आपको समझ आ गई होगी। अब परिभाषा के बाद में हम देखते हैं कि आखिर पिछड़े बालकों की तुलना करें तो कैसे करें, या इनकी कोई ये कहें कि इनकी कोई विशेषता होती है ताकि इसे पहचान सकें। यदि आप दोस्तों बात करें तो पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि की बड़ी आसानी से जांच करके इनके जो पिछड़ेपन का पता लगा सकते हैं कि ये बालक पिछड़ा है, प्रतिभाशाली है। तो बात करें दोस्तों, जैसे कि पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि को लेकर कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत अलग अलग प्रकार है, लेकिन यदि सबका निचोड़ निकाला जाए तो अधिकतर बच्चे क्या होते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि पिछड़े बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है, पिछड़े बालकों की जो बुद्धि लब्धि को लेकर कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत अलग अलग प्रकार है, लेकिन अधिकतर जो मनोवैज्ञानिक हैं वो क्या मानते हैं कि पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है, या मानते हैं। यानी यदि बुद्धि लब्धि 100 रहे तो सामान्य बालक, और इससे यानी 90 से 100 रहे दोस्तों, 90 से 100 रहे तो आपका सामान्य बालक, और इससे कम आए तो पिछड़ा, और इससे अधिक जाए तो आपका क्या हो जाता है, प्रतिभाशाली बालक हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे इसमें लिखा है कि प्रतिभा यानी पिछड़े बालकों की समस्याएं क्या होती हैं। यहाँ लिखा है पिछड़े बालकों की समस्याएं या विशेषताएं क्या होती हैं। तो देखते हैं दोस्तों, एक एक को लिखते हैं। यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि यहाँ जो पिछड़े बालक हैं ये आपका जो है दोस्तों, ये देखिए, पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कम होने के कारण उनके सीखने की गति अत्यंत धीमी होती है, क्योंकि दोस्तों 85 के लगभग इनकी बुद्धि लब्धि होती है, तो इन्हें सीखने में भी कठिनाइयाँ होती हैं। इसके बाद आगे बात करें तो लिखा है पिछड़े बालक सामान्य विद्यालय के पाठ्यक्रम में भी पिछड़ जाते हैं और वे उनका लाभ नहीं उठाते। जैसे आपको दोस्तों ऊपर बताया कि वो समान कक्षा के कार्य आसानी से पूर्ण नहीं कर पाते। इसके बाद आगे करें तो आगे लिखा दोस्तों कि पिछड़े बालक मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं तथा विद्यालयों में आसानी से समायोजन नहीं कर पाते, साथ ही साथ संवेगात्मक दृष्टिकोण से भी असंतुलित होते हैं। दोस्तों यहाँ अस्वस्थ आएगा, ये गलती हो गई आपकी टाइपिंग में, कि पिछड़े बालक मानसिक रूप से भी क्या होते हैं, अस्वस्थ होते हैं तथा विद्यालयों में आसानी से समायोजन नहीं कर पाते। ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद आगे चलें दोस्तों, आगे बात करें तो यहाँ पर आता है कि पिछड़े बालक जो होते हैं अपने आप को ही हीन भावना का हीन या निराशावादी समझते हैं तथा उनकी महत्वाकांक्षा समाप्त हो जाती है और उनके नेतृत्व करने की भी क्षमता कम हो जाती है। तो ऐसे बात करें कि उन्हें निराश होने के कारण उनकी जो भी आगे बढ़ने की इच्छा होती है वो समाप्त सी होती चली जाती है। इसके बाद आगे चलें दोस्तों कि पिछड़े बालक सदैव एक दूसरे की मित्रता एवं सहानुभूति की आवश्यकता महसूस करते हैं। यानी ऐसे करें दोस्तों, यदि कोई कक्षा में एक बालक पिछड़ जाता है तो वो हमेशा ये चाहता है कोई बड़ा बच्चा आके या बड़ा परिवार में कोई गार्जियंस आके उसकी सहायता कर दे, ताकि वो कार्य को पूर्ण कर सके और अपनी उपस्थिति वहाँ पर दे सके, तथा उनमें सोचने समझने की क्षमता भी निम्न हो जाती है। यानी उनमें सोचने समझने की क्षमता भी कम हो जाती है। आगे बात करें तो दोस्तों पिछड़े बालक हीन तथा निराशावादी होने की वजह से समाज विरोधी कार्य करने में लिप्त होने लगते हैं। यानी कि दोस्तों यदि उन्हें बार बार चिढ़ाया जाए या उनकी उपहास किया जाए, उसमें अवहेलना की जाए, तो उन्हें क्या होता है कि वो समाज विरोधी कार्य धीरे धीरे करने लगते हैं। इसके बाद आगे बात करें तो दोस्तों, आगे बात करें तो बालक के पिछड़ापन होने के कुछ मुख्य कारण और भी होते हैं, जैसे सामान्य बालकों की अपेक्षा उनकी बुद्धि का कम होना, और या ऐसे करें कि शारीरिक बच्चों में शारीरिक दोष के कारण या रोग के कारण भी पिछड़ापन आ जाता है, और
और बात करें तो दोस्तों परिवार के कारण भी पिछड़ापन, पारिवारिक वातावरण अगर दूषित हो, कलह हो, हीन भावना, सुख शांति का अभाव हो तो बच्चा भी पिछड़ जाता है। दोस्तों बात करें जैसे कि एक घर में यदि रोजाना कलह हो या आसपास का वातावरण अशांतिपूर्ण हो, लड़ाई झगड़े होते हैं आसपास में, तो वो अपनी पढ़ाई या वो अपना विकास सुचारू रूप से नहीं कर पाता और वो पिछड़ जाते हैं। इसके बाद आगे करें, इस बारे में अध्ययन किया था भट्ट महोदय ने अपने अध्ययन में पाया था कि 12% बालक का पिछड़ापन उनके परिवार का दूषित वातावरण में होना था। यानी यदि परिवार या उसका वातावरण या आस पड़ोस यदि दूषित वातावरण में होगा तो लगभग 12% क्या होगा, 12% जो बच्चे हैं वो क्या होंगे, वो पिछड़ेपन के शिकार हो जाएंगे। इसके बाद आगे बात करें तो दोस्तों विद्यालय का वातावरण के कारण भी, उपयुक्त शिक्षण व्यवस्था या शिक्षक न होने के कारण भी बालक पिछड़ जाते हैं, बच्चों में दोस्तों पिछड़ जाते हैं। भट्ट महोदय ने इस पर भी अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि 8% पिछड़ने का कारण विद्यालय को बताया गया है। यानी दोस्तों विद्यालय कुछ ऐसी जगह ना होना चाहिए जहाँ अधिक से अधिक शोर शराबा या अधिक जो है आपके जो ऐसे माहौल में हो, ताकि वहाँ पे अनेक फैक्ट्री कार्य या इधर उधर के कार्य, यहाँ पर अशांति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ही शांत वातावरण माहौल में विद्यालय होना चाहिए। इसके बाद आगे दोस्तों बात करें तो दोस्तों आगे आता है कि संवेगात्मक स्थिति के कारण यदि बालक संवेगात्मक रूप से अस्थिर, क्रोधित, व्याकुलता, सुस्ती, उदासीनता, तनाव आदि में अधिक रहता है तो वह भी बालक पिछड़ जाता है। यानी दोस्तों उसे हमेशा तनाव, किसी बात पर तनाव रहता है और सुस्ती या आलस उसे होता है, तो इन सब कारणों से भी बालक अपनी कक्षा में अपने परफॉर्मेंस में पिछड़ जाता है। इसके बाद आगे बात करें तो दोस्तों बालक के पिछड़ेपन के कुछ अन्य कारण भी होते हैं, जैसे शैक्षिक परिपक्वता में रुचि का अभाव, पास पड़ोस वातावरण को कुसंग वातावरण, कक्षा में से भाग जाना, राजनीतिक दलबंदी आदि कारण से बालक पिछड़ जाते हैं। तो ये कारण थे जिस कारण बालक पिछड़ जाते हैं। इसके बाद आगे बात करें तो दोस्तों आगे जो चर्चा करते हैं तो आता है कि दोस्तों यहाँ पे कि पिछड़े बालकों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उनकी शिक्षा व्यवस्था कैसी करनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये सभी आप देखते रहना कि पिछड़े बालकों की शैक्षिक व्यवस्था किस तरह से करनी चाहिए। तो इसमें स्टेशंस महोदय ने क्या बताया कि स्टोन्स महोदय ने अपने शब्दों में कहा कि आजकल पिछड़ेपन के क्षेत्र में किया जाने वाला अधिकांश अनुसंधान यह सिद्ध करता है कि उचित ध्यान दिए जाने पर पिछड़े बालक की शिक्षा में प्रगति की जा सकती है। यानी दोस्तों आज के समय में ये नहीं है कि जो बालक पिछड़ गया तो वो हमेशा ही पिछड़ा रहेगा, यदि उस पर ठीक तरीके से ध्यान दिया जाए, उसकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी कर दी जाए तो वो बालक पिछड़े होने के साथ साथ आसानी से औसत बालकों में शामिल हो सकता है। लेकिन उसके लिए हमें उसके साथ मेहनत करनी होगी, उसकी शिक्षा दीक्षा पर ध्यान देना होगा। तो कैसे देना ध्यान, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों लिखा है कि अतः ऐसे बालकों की शिक्षा की ओर समुचित ध्यान देकर उन्हें राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी करने लायक बनाया जा सकता है तथा पिछड़े बालकों को उचित प्रोत्साहन देकर भी उनका पिछड़ापन दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं किस किस तरह से उस पर ध्यान रखना होता है। यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि पिछड़े बालकों की शिक्षा व्यवस्था में निम्न प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 की बात करें तो सबसे पहले क्या करना चाहिए दोस्तों, विशिष्ट विद्यालयों की व्यवस्था कर देनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों क्या होगा कि पिछड़े बालकों के लिए अलग से विद्यालय की स्थापना कर देनी चाहिए। यदि बालक विद्यालय में सहवास्य हो जाए, सहवास्य का मतलब वहीं पर रहना सहना हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो सकता है, ताकि उनका आसानी से उपचार किया जा सके। प्रोफेसर उदय शंकर ने भी अपने शब्दों में कहा था कि यदि पिछड़े बालक को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जाए तो वो और अधिक पिछड़ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ऐसा होगा कि सामान्य बच्चे तो उनसे आगे निकलते चले जाएंगे और जो पिछड़ा बालक होगा वो उनकी तरह से कार्य नहीं कर पाएगा, तो वो क्या होगा और अधिक पिछड़ता चला जाएगा, अपने आप को हीन समझेगा, अपने आप को निराशावादी समझेगा, अपने आप को क्या बुद्धू समझेगा, इस तरह से वो और धीरे धीरे अधिक पिछड़ जाएगा। इसके बाद आगे बात करें, आगे लिखा दोस्तों यदि उनको अलग विद्यालय की सुविधा प्रदान कर दी जाए तो उनकी कमियों को काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। यानी दोस्तों ऐसे कहें कि ऐसे ही पिछड़े बालकों को यदि उन्हें माहौल दे दिया जाए तो वो एक दूसरे से बातें भी कर सकेंगे और आसानी से अपने पिछड़ेपन को दूर भी कर सकेंगे। आगे बात करें तो नंबर 2 पर बात करें तो दोस्तों आता है कि विशिष्ट कक्षाएं देकर यदि पिछड़े बालकों को भी सामान्य बालकों की कक्षा में पढ़ाते हैं तो बार बार असफल होने के कारण उनकी मन स्थिति में नकारात्मक परिवर्तन जन्म ले लेते हैं। परिवर्तन जब जन्म ले लेते हैं तो जिस कारण क्या होता है, जिस कारण वह और अधिक पिछड़ जाते हैं। दोस्तों पिछड़ जाते हैं, इसलिए ऐसे बच्चों को अलग से कक्षाएं देनी चाहिए, जिसमें स्टोन्स महोदय ने बताया था कि इन कक्षाओं में छात्र संख्या 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी इसमें बहुत अधिक भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, अधिक से अधिक 20 छात्र या उससे कम होने चाहिए। यह कक्षाएं भिन्न भिन्न विषय की होनी चाहिए और उनमें सभी पिछड़े बालकों को एक साथ शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि वे सभी एक दूसरे को समान प्रकार से महसूस कर सकें। तो उन्हें दोस्तों इस तरह की हमें कक्षा देनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे है दोस्तों। इसके बाद ये आपका पर्याप्त विद्यालय में इस प्रकार की कक्षाओं का पर्याप्त स्थान हो, एक से
चलाने की व्यवस्था कक्षा चलाने की व्यवस्था कर दी जाए ताकि आपस में आसानी से वो अपना विकास कर सकें। तो ये दोस्तों इसके बारे में आता है। इसके बाद नंबर 3 पर बात करें दोस्तों, नंबर 3 पर आता है कि पिछड़े बालकों को विशिष्ट पाठ्यक्रम देकर यानी इनके लिए विशेष प्रकार का पाठ्यक्रम बना देना चाहिए, क्योंकि पिछड़े बालक पढ़ने लिखने में पिछड़े जाते हैं, पिछड़े होते हैं, जिस कारण यह सामान्य बच्चों के समान पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं कर सकते। इसलिए उन्हें छोटा पाठ्यक्रम और व्यक्तिगत रूप में आवश्यकता पूर्ण करने वाला पाठ्यक्रम होना चाहिए ताकि वो उसके काम आ सके। इस तरह का पाठ्यक्रम होना चाहिए और उसकी जो उपचार करने के लिए छोटे छोटे पाठ्यक्रम को छोटे छोटे खंडों में बांटा देना होना चाहिए। शिक्षण विधियों को बदलकर अधिकतर विद्यालयों में एक ही शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यदि जो सामान्य या प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वे इस शिक्षण विधि से सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, लेकिन पिछड़े बालक एक ही शिक्षण विधि में सामंजस्य नहीं कर पाते। उन्हें अनेक शिक्षण विधियों को बदल कर प्रयोग कर देना चाहिए। यानी दोस्तों ऐसे कहें कि एक ही पुराने ढर्रे पर या एक ही शिक्षण विधि से न पढ़ाकर उन बच्चों को जो पिछड़े बालक हैं उनको अलग अलग शैक्षणिक विधियों से पढ़ाना चाहिए ताकि वो किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई विधि से आसानी से सीख सकें। जैसे नंबर 1 पर बात करें, शिक्षण की गति को धीमी कर करके पढ़ाना चाहिए। नंबर 2 पर बात करें, पाठ को बार बार दोहरा कर पढ़ाना चाहिए। समझने के लिए छोटी छोटी सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। उनके द्वारा अर्जित ज्ञान को प्रयोग करके उनको अवसर देना चाहिए। जो यानी उन्हें प्राप्त ज्ञान है उन्हें प्रयोग करवाना चाहिए किसी न किसी प्रकार की, ताकि उन्हें अंदर से अभिप्रेरणा मिले और अपने ज्ञान को आसानी से वो बाहर निकाल सकें और अपना विकास कर सकें। शारीरिक क्रियाकलापों पर बल देना चाहिए, यानी जो कार्य हल्के फुल्के शरीर के करने वाले होते हैं शरीर से, उनको भी इसमें शामिल करना चाहिए। योजना बनाकर पढ़ाना चाहिए। करके सीखने पर आदि शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। करके सीखने का मतलब स्वयं ही छात्र को करने के लिए देना चाहिए ताकि उसका मन लग सके। इसके बाद आगे बात करें, आगे आता है दोस्तों, योग्य तथा विशिष्ट शिक्षक का प्रयोग करके पिछड़े बालकों की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए ऐसे शिक्षक होने चाहिए जो बच्चों की कमजोरी को समझकर उनका उपचार कर सकें तथा जिन्हें अनेक शिक्षण विधियों का ज्ञान हो। तो दोस्तों ये भी बात होनी चाहिए कि योग्य शिक्षक ही उन्हें पढ़ाने के लिए होने चाहिए। इसके बाद आगे बात करें, नंबर 6 पर आता है दोस्तों, ये पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएँ करके इन क्रियाओं के अंतर्गत ऐसे क्रियाकलाप कराना चाहिए जैसे कि खेल कूद के माध्यम से या मनोरंजन के माध्यम से या नृत्य के माध्यम से या स्कट गाउट के माध्यम से ऐसे आदि माध्यमों से भी शिक्षित करना चाहिए। इस कारण क्या होता है दोस्तों, ये एक शिक्षण विधि कई प्रकार से हो जाते हैं किसी न किसी प्रकार से कि उन सभी बच्चों में ये ज्ञान रूपी संचार होने लगता है। इसके बाद आगे चलें, प्रबल समय सारणी बनाकर समय सारणी ऐसी बनानी चाहिए ताकि बच्चे अवधान को थोड़े थोड़े समय के लिए केंद्रित कर सकें। यदि ध्यान को लंबे समय तक टिकाऊ न बनाकर छोटी छोटी समय सारणी बनानी चाहिए ताकि उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स फील हो सके और अपने ध्यान को क्या करना चाहिए, वो एकाग्रता के रूप में एक ही तरफ लगा ले। इस तरह का उनको ध्यान देना चाहिए। इसके बाद आप उसमें लचीलापन होना चाहिए, यानी किसी में प्रबल सारणी में होना चाहिए। परीक्षा प्रणाली का मूल्यांकन करके पिछड़े बालकों को ऐसी परीक्षा मूल्यांकन करना चाहिए ताकि उनके लिए सरल हो और आसानी से उत्तर दे सकें ताकि अंदर से अभिप्रेरणा मिल सकें और अधिक सफल नागरिक बन सके। तो दोस्तों ये तो रहा पिछड़े बालकों की चर्चा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।